Assalamu alaikum. Good morning, everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Zohaib today. How are you, Zohaib? कैसी आप? मैं आप कैसे? खैरियत से। तो आपको जल्दी से पहले तो बता दें कि आपकी वैक्सीनेशन का अमल स्टार्ट हुआ। मैंने कल पहला डोज हो गया, पहली शॉट मैंने लगवा दी और अब ये कि अब 29 को मुझे दोबारा। ज़बरदस्त। देखिए, मैं इसलिए पूछ रही हूँ ज़ोहेब से भी और या फिर हम एक दूसरे से भी इसलिए पूछते रहते हैं ताकि हम इनकरेज हों। वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है और सुबह जब हम मिले हैं तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि किसकी हो गई है। मेरी तो दोनों डोजेस हो चुके हैं। आपको पता ना, अब 40 वाला जैसे ही स्टार्ट हुआ तो हम तो इंतजार में बैठे हुए थे, तो हम तो जल्दी से लाइन में लगे और लगवाइए। लेकिन नाउ इफ़ यू आर अबव 18 अबव 19 रादर, तो आप अपने आप को रजिस्टर कराएं। यू कैन गो एनीवेयर, वॉक इन एनी वैक्सीनेशन सेंटर और आप अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, बहुत सी बातें हैं आज भी करने की और जल्दी से कोइंसिडेंटली मैं आपको याद भी ला दूं कि आज 1 जून है, तो वी आर ऑलरेडी इन द 6th मंथ ऑफ द ईयर। अभी लगता है कि कोविड की उस टेंशन में बड़ी मुश्किलों से ये साल चढ़ा और बड़ी दुआएं थी कि ये साल अच्छा गुजरे, तो जी आधा तो हम ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। सो वी आर हियर इन अपडेट्स भी देते हैं कि 71 मरीज इंतकाल कर गए एक दिन में। ये नंबर भी कम होना चाहिए और बिल्कुल भी एक भी जान जाए तो ये हमारे लिए बड़ी तशवीश की बात होती है। 1771 केसेस हुए और उसमें से 3.71 जो है वो पॉजिटिविटी 4 से कम। अच्छा हाँ, ये पॉजिटिविटी रेट जो है थोड़ी सी हमारी इंप्रूव हो रही है, बिकॉज हम कहाँ तक पहुँच गए थे, मतलब 20s में जो है आपको याद है ना कि कहाँ बात पहुँच गई थी। तो नाउ वी आर रियली कमिंग डाउन। कहने का मतलब है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मिलके इसको कंट्रोल कर रहे हैं, कोविड के स्प्रेड को। अभी भी बहुत काम है, जब तक आधी नहीं 70% अब हम वैक्सीनेट नहीं होगी। वैसे मैं कल से देख रहा हूँ कि वो कोई मैग्नेट वगैरह लगाने की कि भाई चिपक जाए, कुछ हो जाए, लेकिन कोई आपके घर की सारी मेटल की चीजें कोई आपके पास आके तो वो कितना, वो देखिए ना, कितनी होक्स है और इस किस्म की चीजें करते हैं। इनको जोक्स में ही लेना चाहिए। बट एनीवे जी, आज बहुत सी बातें करनी है और ज़ोहैब जो है, बड़ी मछलियां भी पकड़ी गई हैं। बड़ी मछलियां भी बड़ी आपकी डीपर किस्म की बिटवीन द लाइंस टाइप बातें होती हैं। तो शुरू आप तैयार हो जाएं और इसलिए भी तैयार हो जाएं कि ज़ोहैब इज गोइंग टू बी विद अस थ्रू आउट दिस वीक। अच्छा जी, शुरू करते हैं इस घंटे की। क्या कह रहे हैं वर्ड्स, क्या कह रहे हैं वर्ड्स? क्या? पेरेंट्स डे, वालिदैन का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट डे है। क्या बात है, तो इस पे भी हम जरा तफसीली बात करेंगे जी। तो ये वैसे ये हमारा PSL 6 जो है ना कि अभी तक स्केड्यूल नहीं आया, प्लेयर्स वहाँ पहुँचे, बड़ा ईद का चांद सिचुएशन हो रही है क्योंकि एक दिन ये पता चलेगा जी कल पहला मैच है। तो ये कराना भी जो है बड़ी हिम्मत का काम है, वेरी वेरी चैलेंजिंग बेशक। अच्छा जी, फर्स्ट सियासी मामला से आगाज करते हैं। व्हाई नॉट, बिल्कुल जी। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ और जहांगीर तरीन ग्रुप के दरमियान मामला जो है वो सेटल होने का नाम नहीं ले रहे और मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने जे तरीन ग्रुप के अहम रहनुमा नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। तो बात फिर बिगड़ गई। जहांगीर तरीन पहले ही शहजाद अकबर के खिलाफ भरे बैठे हैं और उन्होंने वज़ीर आज़म से सिफारिश करके शहजाद अकबर को तहकीकाती कमेटी से भी हटा दिया था। जहांगीर तरीन कल अदालत पेशी पर आए तो उनके सब्र का पैमाना छलक रहा था। उन्होंने हुकूमत को वार्निंग भी दी। क्या कहा उन्होंने, देखिए। हमारे साथ सियासत ना की जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। 2-2.5 महीने तो हो गए ये काम करते हुए। आते हैं, तारीख मिलती है, फिर जाते हैं। खान साहब ने अली जफर साहब का नाम लेके कहा ये अब तफ्तीश करेंगे, दोनों तरफ से देखेंगे और मुझे रिपोर्ट पेश करेंगे। ये भी क्या सराही है कि वो रिपोर्ट जो है काफ़ी हमारे लिए मुस्बत है, मगर अभी तक वो मंजर आम पे नहीं आ रही। हमें कुछ बातें ऐसी मालूम हैं जो मैं मीडिया के सामने नहीं बताना चाहता। जी, जहांगीर तरीन की गुफ्तगू से एक बात साफ है कि उनके हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं और ये ग्रुप आगे भी अपनी अलहदा शनाख्त कायम रखेगा, यही समझा जा रहा है, देखा जा रहा है। जहांगीर तरीन और उनके हामियों को बैरिस्टर अली ज़फ़र की रिपोर्ट का इंतज़ार है। अगर इसमें जहांगीर तरीन को क्लीन चिट ना मिली तो हुकूमत और तरीन ग्रुप के दरमियान फासले और भी बढ़ जाएंगे। ये मामला आगे फेस करना पड़ सकते हैं पाकिस्तान तहरीक। अच्छा, एक बात है कि इतने दिनों से अब इन दोनों साइडों से स्टेटमेंट्स आती हैं, ख़ासतौर पे जे तरीन ग्रुप के जो लोग हैं उनकी तरफ से आती हैं और बड़े ही वो एक गुस्से में और बिलिजरेंट तरीके से बता रहे होते हैं कि जी मामला हमारे ठीक हो गए, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन एक्चुअली अब आप देख ही रहे हैं
कि दीज आर ऑल जस्ट वर्ड्स, ऑल टॉक एंड जिसको कहते हैं ना नो वॉक। मामून खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको क्या समझ आ रही है। डॉक्टर साहब, जहांगीर तरीन साहब ने वाज़े कर दिया कि उनका ग्रुप जो है वो कायम है, तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं और वो किसी भी एक्शन का हक जो है वो महफूज रखते हैं। तो अगर वो हुकूमत छोड़ने या बजट में रुकावट बनने तक आ जाते हैं तो क्या हुकूमत इसके लिए तैयार है? पहली बात तो ये है कि जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए के साथ इमरान खान के साथी होते हुए जम के डट के पीटीआई के अंदर जो है अपना मौक़िफ़ लेके खड़े हैं और पीटीआई से बाहर जाके वो किसी किस्म का ना किसी साजिश का और ना किसी अमल का हिस्सा बने हैं। जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनकी गिले शिकवे हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनको इंसाफ देने के हवाले से जो यकीन दहानी की हुई है, अभी तक हमारे भाई अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पे नहीं आई है। तो जब तक वो रिपोर्ट हतमी तौर पे वज़ीर आज़म की टेबल पे नहीं आती है और पब्लिक नहीं होती, तब तक क़यास राइयाँ जो हैं वो बेमानी हैं। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जहांगीर तरीन के साथ इंसाफ होगा और किसी किस्म की नाइंसाफ़ी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई ही आवाम को इंसाफ फराहम करने हैं और नाइंसाफ़ियों का खात्मा करना ही हमारा अज़म है। अच्छा फिरदौस साहब, ये कहिएगा कि तरीन साहब का मामला किसी भी तरफ जाए, लेकिन ये बात तो तकरीबन तय हो गई है कि ये ग्रुप कायम रहेगा, क्योंकि लगता है ऐसे जो बयानात आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर ही रहे, लेकिन अपनी एक अलग शनाख्त इस ग्रुप की रहेगी। तो मौजूदा मसाइल हल होने के बाद क्या गारंटी है कि ये लोग किसी और चीज़ के लिए दबाव नहीं डालेंगे आपके ऊपर, और इसको मद्देनज़र रखते हुए कोई लॉन्ग टर्म प्लान तो होगा आपके पास? देखिए, जो भी अवामी नुमाइंदा है जब वो अवाम की बात करता है, अवाम की बुनियादी सहूलतों की जंग लड़ता है या अवाम के जो दरीना मुतालबात और मसाइल हैं उसके तदारक के लिए हुकूमत की निशानदेही करता है और उसको अवाम को बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अवामी नुमाइंदे का किरदार अदा करता है, तो उसको बगावत नहीं कहा जाता। वो एक पार्टी के अंदर बैठ के अगर जायज़ मुतालबात की आवाज़ उठाता है तो वो अवाम के लिए है। देखना ये है कि वो काज के लिए खड़ा होता है या ज़ात के लिए खड़ा होता है। अगर वो काज के लिए, पब्लिक काज के लिए और नेशनल काज के लिए बात करता है तो हुकूमत के सारे आंखों पे और हुकूमत उसको जवाबदेह भी है और हर तरह से उन मसाइल के तदारक के लिए पुरज़म भी है। लेकिन अगर वो ज़ात की जंग लड़ता है और काज सुप्रीम नहीं है, ज़ात सुप्रीम है, तो उसके लिए फिर लाए अमल जो है वो पार्टी की सतह पे उस वक्त सामने आएगा जब कोई ज़ात की बात करे, क्योंकि अभी तक नेशनल काज और पब्लिक काज की बात हो रही है। चलें, बड़ा आपने डीपर तरीके से डॉक्टर साहब समझा दिया। डॉक्टर साहब, चलते चलते हमें ये भी बता दीजिए कि पंजाब हुकूमत ने खिदमत आपकी दहलीज पर के नाम से प्रोग्राम शुरू किया है, तो बड़ी दिलचस्प और नई चीज़ ये लग रही है। इसका मकसद क्या है, ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, जो इंतज़ामिया के साथ आवाम का हमेशा से ये गिला शिकवा रहा कि गवर्नेंस के इश्यूज़ में उनको उस तरह से जो गुड गवर्नेंस का वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ख्वाब था और जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की विज़न है, उसके मुताबिक इंतज़ामिया आवाम को वो गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी। तो लिहाजा अशद ज़रूरी था कि हुकूमती सतह पे वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में पंजाब भर की इंतज़ामिया को ये पैगाम दिया गया है कि आपकी कारकर्दगी जांचने के लिए आवाम जो हैं वो डिजिटल रोशन पंजाब के साथ जुड़ा जो एक खिदमत आपकी दहलीज़ का प्रोग्राम है उसमें हिस्सेदार बनने जा रहे हैं। एक ऐप जो है वो तहसील की सतह पे एसीज़ की कारकर्दगी को देखने के लिए मुतारफ़ कराई गई है। पंजाब गवर्नमेंट के प्लेटफार्म से चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला के दफ्तर में डैशबोर्ड बनाया गया है और आवाम उस ऐप को डाउनलोड करके
अपने इर्द गिर्द के मसाइल मुश्किलात जो हैं वो डैशबोर्ड पे डाल सकते हैं और उन अफसरान की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए उनको टारगेट दिए गए हैं। और पहला टारगेट इस हफ्ते में है कि पंजाब भर में जो सफाई है उसको हर हाल में यकीनी बनाया जाए। मामले खुसूसी बराए तलाक पंजाब फिरदौस आशिक़ अमान हमारे साथ थी और खिदमत आपकी दिल्ली इस पर ही अच्छा इनिशिएटिव इससे मुझे एक ड्रामा था महबूब आपके कदमों में या समथिंग लाइक दैट। आपने उसको मिला दिया, एक ड्रामा भी याद आ गया, लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ है फॉर अकाउंटेबिलिटी। इसमें 3 हफ्ते कहा जा रहा है होंगे और उसमें 1 हफ्ता होगा जो कि मुख्तस होगा सफाई सुथराई और फिर दीगर चीज़ों पर। तो ये कि लोगों तक बेहतर ज़िंदगी की सहूलियात मैसर हो, गवर्नेंस बेहतर हो, ये खास बात है। और एक जहांगीर तरीन मामले पर मैं बात करूँगा। जहांगीर तरीन ने कल जो मीडिया से गुफ्तगू की थी ना, वो बड़ी पिंचिंग थी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास बहुत कुछ ऐसा है जो मैं बता दूं तो बड़े मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो अब ये जो टोन है ना, ये टोन काबिल बर्दाश्त नहीं है। यानी आप ये कहें कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और फ्री ट्रायल होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये कहेंगे कि मेरे पास बहुत कुछ ऐसा है बताने को और मैं नहीं बताना चाह रहा, अगर बता दिया तो ये हो जाएगा, तो इस पर रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और ये तशवीशनाक बात है। चले बड़ा एक क्विक एनालिसिस भी ज़ुहैब ने हमें दे दिया। लेकिन कमिंग बैक टू दिस प्रोग्राम जो हम डॉक्टर साहिबा से बात कर रहे थे, जिसका अगेन मैं आपको नाम बता दूं, नाम है जी खिदमत आपकी दहलीज पर, और फिर कामयाब जवान प्रोग्राम था। उसके अलावा एक और भी था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, कोई भूखा नहीं सोएगा। दीज आर रियली गुड प्रोग्राम्स, एब्सोल्युटली। और खास तौर पे इसमें अगर कर्जों का एक ऐसा है कि नौजवानों को कर्जे दिए जाएंगे, फिर लोगों को घर बनाने के लिए बड़ा सहूलत दी जाएगी कि उनके इंटरेस्ट फ्री। तो इस तरीके से रियली गुड इनिशिएटिव्स। बस बात ये है कि डिलीवर होना चाहिए, मतलब जो वादा है, जो प्रॉमिस है और जिस इंटेंशन के साथ ये प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं और हो रहे हैं, तो वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए बड़ी सिंसियरिटी के साथ, बिकॉज दे आर रियली गुड, हैं बड़े अच्छे। अच्छा जी, कुछ और आपको बता दें जी, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहर अली ने मौजूदा कप्तान बाबर आजम को शादी करने का मशवरा दे डाला। मतलब ये आपने सही किया, इसको दे डाला। तो लिहाजा हम तो सारे फंसी गए हैं, तो तुम क्यों बैठे हुए हो, ये एलिमेंट भी बीच में होगा। तो ट्विटर पर जी अजहर अली ने सवाल और जवाब का एक सेशन रखा, जिसमें वो फैंस के सवालात के जवाब दे रहे थे। और फिर क्या हुआ? फिर कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को की एक मद्दा ने अजहर अली से बाबर के लिए कुछ कहने को कहा। तो जवाब में अजहर अली ने कहा कि शादी कर ले। क्या लाल दी क्या है यही क्या है? उस रात इन्होंने एक इमोजी भी लगाया था ना, आपको पता है ना, जब तक इमोजीज ना हो, देखे ना हमने साथ लिखा भी है। अच्छा, ये इमोजी है, ये दिल जो बनाया है। देखिए बात नहीं बनती जब तक मैं जरा इसमें बड़ा आई एम बैड एट टेक्नोलॉजी, तो मुझे नहीं पता ना कि क्या चीज़ें, मतलब ये दिल बना के भेज दिया। और तो जैसे मैं कह रहा था कि लोग एक्सरसाइज करते हैं, नहीं करते पता नहीं होता, लेकिन ये कि पिक्चर अपनी जो है वो इंस्टा पे लगा देते हैं कि जी, और फिर जब 6 फ्लोर्स चढ़ के आना होता है देखिए तो हाथ पे काम से आ रहे, तो कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, बिकॉज़ वो इंस्पायर भी तो करना होता है ना दूसरों को। लेकिन कमिंग बैक टू बाबर आजम, बाय द वे, ही हैज एंटर्ड द कैटेगरी ऑफ मोस्ट एलिजिबल बैचलर। खासतौर पे अगर ये बातें हो रही है ना, और लोग अगर ये कह रहे हैं कि जी उनके लिए कुछ किया जाए या उनकी शादी की बातें हो रही हो, तो ही इज अ वेरी एलिजिबल बैचलर और कप्तान है हमारे। सो तो आपने ये क्यों कहा कि हम तो फंसे हुए हैं, तुम्हें फंसा देंगे हम? मैंने ये नहीं कहा, मैं कहती कि वो कह रहे होंगे ना कि शादी कर ले। नहीं तो शादी कर ले, उसमें आपने क्यों मिलाया कि हम फंसे में तुम भी फंस जाओ? You do actually kind of get stuck, don't you? Literally. अब ये कह रही है, अगर मैं कहता ना तो ये मेरी बस जान को इस वक्त आया। इसीलिए तो हम फायदा उठाते हैं, बहुत सी चीजें मैं कह सकती हूँ, आप नहीं कह सकते। अच्छा जी, मूविंग ऑन, और हम PSL की बात कर लेते हैं। और इनफैक्ट व्हाई डोंट यू स्टार्ट? बिल्कुल, PSL 6 के बकिया मैचेस कराने में हाल रुकावटें दूर होने का सिलसिला अब तक मुकम्मल नहीं हो सका और ये अजीब ही कोई बन गया मामला कि लगता है कि होने जा रही है, फिर एकदम से लगता है कि एक मुश्किल कोई नई तकनीकी मुश्किल पैदा हो जाती है, एक मुश्किल दूर होती है तो दूसरा मसला आ जाता है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद, ज़ीशान अशरफ और जैद आलम समेत 6 अफराद अबू धाबी रवाना हो गए, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद 7 अफराद के वीज़े ताहाल जारी नहीं हुए। ताहम 200 से ज़ायद खिलाड़ी और स्टाफ UAE पहुँच चुके हैं। अच्छा जी, आपको ये भी बता दें कि मैचेस जो हैं वो 7 जून से कराए जाने का इम्कान है। स्केड्यूल का ऐलान अभी हुआ नहीं है और यही हमने पता भी करना है।
So why don't we talk to our correspondents? अब्दुल Senior माजिद exposure, भट्टी साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो भट्टी साहब, अभी भी कंफ्यूजन है। अब हमें भट्टी साहब ये पता चल चुका है कि जी अबू धाबी में है सब कुछ, ये ईद का चांद सिचुएशन हमें लग रही है कि जी एक दिन पता चलेगा कल से मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, या फिर आपको कोई इंडिकेशन है, अब कुछ चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो गई हैं? जी हुमा, मेरे ख्याल में अब तकरीबन तमाम रुकावटें जो हैं वो दूर हो गई हैं और मुमकिना तौर पर आज या कल तो डेफिनेटली टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अफसरान हैं जो इस वक्त अबू धाबी में हैं, उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग भी की है फ्रेंचाइज के जो मालिकान हैं और टीम के जो ऑफिशियल्स हैं, उनको यही बताया कि 6 या 7 जून को ये टूर्नामेंट शुरू होगा। तो मुमकिना का लफ्ज़ हम इसलिए भी यूज़ कर रहे हैं कि टूर्नामेंट में इतने उतार चढ़ाव आए हैं कि हम भी कोई बात खत्म ही कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब लग नहीं रहा कि कोई बहुत बड़ी रुकावट है। मुझे लग रहा है कि 7 जून से डेफिनेटली ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। जी अच्छा भट्टी साहब, ये कहिएगा कि ये जो 7 अफराद हैं जिनको अभी वीज़े जारी नहीं हुए, उनमें क्या खिलाड़ी भी हैं, ऑफिशियल्स हैं? थोड़ा सा इनसे मुताल्लिक बताइए। अच्छा जोएब, उनमें कोई बड़ा नाम नहीं है। एक उमर अमीन है, टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो पेशावर ज़ल्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उमर अमीन के अलावा कुछ टीम ऑफिशियल्स हैं, लेकिन जो मेन लोग हैं जिनमें ब्रॉडकास्टर्स भी हैं, प्लेयर्स भी हैं, ऑफिशियल्स भी हैं, कोचेस भी हैं, वो तमाम लोग पहुंच गए अबू धाबी। सरफराज चूँकि आज सुबह 6:40 पर रवाना हुए थे, उनका क्वारंटीन आज स्टार्ट होगा, तो हो सकता है कि सरफराज की जो टीम है कोयटा ग्लैडिएटर्स, उनके मैच 2 या 3 दिन की ताखीर से शुरू हो ताकि वो पहले मैच से अपनी टीम को ज्वाइन कर लें। अदरवाइज तकरीबन तमाम लोग जो हैं वो पहुंच गए और उनका क्वारंटीन शुरू हुए तकरीबन 3-3, 4-4 दिन हो गए। तो मेरे ख्याल में अब लग ये रहा है कि अब टूर्नामेंट के राह में कोई बड़ी रुकावट नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, ये भी कहिएगा, ये भी बताइएगा कि ये टूर्नामेंट मुकम्मल कराना बहुत ज़रूरी है, किस यानी फैंस के लिए ज़रूरी है या फिर इसका कमर्शियल एस्पेक्ट, यानी किस लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टूर्नामेंट कराना? कंटिन्यूटी होनी चाहिए ताकि अगला टूर्नामेंट भी अच्छा हो, या इसको रोका जा सकता था या नहीं? थोड़ा सा इससे मुताल्लिक बताइए, क्यों ज़रूरी है इस टूर्नामेंट को मुकम्मल करना? अच्छा जोहेब, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस है। अगर ये टूर्नामेंट पूरा होगा तो फ्रेंचाइज के जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी पूरे पैसे उनको अदा करेंगे, पीसीबी के जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी पूरे पैसे देंगे, प्लस जो बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है टेलीविजन राइट्स का, तो वहाँ से भी पूरे पैसे आएंगे। तकरीबन 11 या 12 मिलियन डॉलर्स जो है वो टेलीविजन राइट्स से पीसीबी को आमदनी होगी। नेक्स्ट टूर्नामेंट जो है, नॉर्मली पिछले जो 6 पीएसएल हैं वो 5 फरवरी से शुरू हुए हैं, लेकिन अगला पीएसएल कहा ये जा रहा है क्योंकि फरवरी में ऑस्ट्रेलियन टीम ने पाकिस्तान आना है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिश है कि जनवरी में वो टूर्नामेंट करवा लें। तो ये भी एक रीज़न है कि ये टूर्नामेंट इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि मुकम्मल हो जाए और ताकि नए टूर्नामेंट की फिर तैयारी शुरू की जाए। अगर सपोज करें जनवरी की जो विंडो खाली है, वो टूर्नामेंट उस वक्त, ये टूर्नामेंट उस वक्त करवाया जाता है, तो चैंपियन को इस जीत को एंजॉय करने के लिए सिर्फ 1 महीना मिलेगा, क्योंकि फरवरी में तो टूर्नामेंट हो जाता है। लेकिन इसीलिए ये टूर्नामेंट इस वक्त ख़त्म करके पीसीबी हुकाम चाहते हैं कि फिर PSL 7 की तैयारियां शुरू की जाए। अच्छा भट्टी साहब, ये भी बता दें कि ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स जो कि जिनका इंतज़ार था वो होना स्टार्ट हो गई हैं, तो इन अ वीक्स टाइम में भी 5-6 दिनों में शायद मैचेस स्टार्ट हो जाएं। आपने एक डेडलाइन ही कह लें 21 जून का आपने कहा था कि फाइनल तब तक होना है, तो अभी भी वी आर स्टिकिंग टू दैट डेट के जो भी होना है 21 जून तक सब कुछ ख़त्म होना है? जी हाँ, बिल्कुल हुमा, यही बताया जा रहा है कि 21 जून को, क्योंकि 23 जून को पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड के लिए फ्लाई करना है। Of course. लिहाजा पीसीबी चाहता है कि 1 दिन का आराम मिल जाए लड़कों को, उसके बाद वो लड़के चार्टर्ड फ्लाइट पर इंग्लैंड रवाना हो जाए। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से पीसीबी ने राब्ता किया है कि किसी तरीके से अगर वो इंग्लैंड वाले इजाज़त दें कि 1 आध दिन का रिलैक्सेशन मिल जाए, तो फिर यह है कि बहुत आराम के साथ ये टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। अच्छा, जाते जाते पीएसएल से हटके आपने बाबर आजम की शादी की बात की, मैं एक छोटी सी आपको अपडेट देता जाऊं। ओह जैस प्लीज दीजिएगा। बिल्कुल दे। तो अगर बाबर आजम की जो फैंस खवातीन है वो सुन रही है कि शायद बाबर आजम कब शादी करेंगे या किससे करेंगे,
तो उनके लिए मायूसकुन खबर है कि बाबर आजम जब भी शादी करेंगे, मेरा ख्याल में गालिबन अगले साल करने वाले हैं, उनकी कजन है, चचा की बेटी है जो रहती भी उनके साथ है, चूंकि ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो बाबर आजम का रिश्ता ये वहाँ क्या है। कर दिया आपने बड़ी साहब? लिहाजा अगर कुछ आपने तो- खवातीन मायूस होती हैं तो सुबह सुबह मायूस कुन खबर ही उनके लिए। ओहो, आपने तो भट्टी साहब सुबह सुबह हमने एक वो एक्साइटमेंट की एक हाँ, खबर नहीं, स्पेक्यूलेशन बिल्कुल, स्टार्ट की थी, बिल्कुल। आपने तो कंफर्म करके खत्म ही कर दी सारी। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब फॉर अजहर ऑल अली योर। को भी पहुंचा दीजिएगा खबर। हाँ, अजहर अली को भी बता दे, मेरा ख्याल है कि वो भी सारों को ये कह रहे हैं। सो देयर यू गो लेडीज, एवरीबडी। टीम तो को वो पता है, ज्यादातर टीम को पता है। मैं कह चले रहा हूं कि- जी जी ब्रेकिंग चला दे भाई, वो हमें जो नहीं पता था अभी तक हमें नहीं पता था। इसको ब्रेकिंग बना के जो है ना हेडलाइन बनाइएगा। जी भट्टी साहब, कंप्लीट योर थॉट। मैं कह रहा हूँ कि पूरी पाकिस्तान टीम को पता है कि बाबर आजम की जो मंगनी है वो उनकी चचा की बेटी से हुई है, लेकिन वो जाहिर है सेलिब्रिटी है, मीडिया पे शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं लिहाजा मतलब जो आपको खवातीन हैं, आप पे ट्रस्ट करते हुए चला देना ये बात हम चली गई है। मैं बिल्कुल ध्यानदारी से कह रहा हूं चलाए कि भाई, बाबर ब्रेकिंग आजम चला दे फिर इसको बुलेटिन में कि बाबर आजम की शादी। अच्छा, यानी अजहर अली की तो ये शरारत है ना कि ही गॉट अस टॉकिंग, जी, वेयरएज ऑलरेडी कुछ ना कुछ हुआ था। भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अपडेट्स तो आप देते हैं। आज आपने हमें एक और बड़ी जबरदस्त खबर दे दी। ऑनेस्टली वी डिडंट नो दैट। सो नाउ यू नो, वो जो एलिजिबल बैचलर का अभी मैंने 10 मिनट पहले वो सारा टाइटल दिया था बाबर आजम को, वो हम वापस लेने लगे हैं क्योंकि वो हम कहीं और देंगे। इनकी तो मंगनी हुई है। बिल्कुल। और हमने देखे एक कुछ ऐसे लोग भी, हमने उनको सिखाया, हमने मौका दिया यार, हमारे खिलाफ सेंचुरीज मारी है उन्होंने यार। ये क्या बात है यार, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ये बात। हमने क्या किया है, और हमने बहुत सोचा ब्रेक में कि ये जो भट्टी साहब ने हमें इंफॉर्मेशन दी है बाबर आजम की मंगनी की, और अपेरेंटली सारों को पता है इन द टीम और हमें नहीं तो पता। यहाँ पर तो ब्रेकिंग ऐसे इस अंदाज में बिल्कुल कर दो, कर दो। ये अंदाज खत्म हो गया वैसे। ब्रेकिंग न्यूज हो गई है, Breaking ये news हमारे आपको दे के- लीजिएगा। जी, जी, आगे। ये होगी ब्रेकिंग न्यूज, और बाबर आजम का रिश्ता जो है वो कजन उनकी से कजन से तय हो चुका है। बाबर आजम की शादी अगले साल होगी। बाबर आजम की मंगनी कजन से हो चुकी है। ये ब्रेकिंग न्यूज हमें अब्दुल वाजिद और भट्टी ये ने दी, breaking और हमने news- कहा कि ये तो वाकई ब्रेकिंग न्यूज है। एब्सोल्युटली चचाजाद कजन है उनकी, और अकॉर्डिंग टू आर सोर्सेज जो कि भट्टी साहब हैं, तो ये शादी जो होगी इंशाल्लाह अगले साल होगी। और ये ब्रेकिंग न्यूज आवाम के लिए तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन ये स्पेशली अजहर अली साहब के लिए है जी। क्योंकि ही इज द वन। वैसे उन्हें पता भी है, उनको वो ये कह रहे पता हैं कि भी उन्हें है, पता क्योंकि भी है। भट्टी साहब ने कहा है हाँ। पूरी टीम को पता है, तो यकीनन आप में से भी बहुत से लोगों को पता ही होगा, लेकिन चूंकि हमें नहीं पता था तो हमने इसको एक ब्रेकिंग की शक्ल दे दी है कि ब्रेकिंग बाबर चल रही है, और आजम की यकीन शादी कीजिए, अगले यकीन साल कीजिए, होगी। कहीं भी ब्रेकिंग इस तरह की हमें ये नहीं पता था। हाँ, और उस तरह नहीं पता हाँ, था। उस तरह नहीं पता था। और Speculations ये ब्रेक ही किया है भट्टी साहब ने, इसीलिए हमने भी इसको ब्रेक कर दिया है कि बाबर आजम की शादी अगले साल, यानी जब भी होगी अगले साल होगी। इस पे थोड़ा सा ये कि उन्होंने कहा था कि जब भी होगी हाँ, अपनी कजन से होगी। So this is going to be great because अगले साल तक इंशाल्लाह कोविड जो है वो भी वी आर होपिंग, मतलब लगता है कि ये क्यों कह रहे हो, व्हाई आर यू टेम्पटिंग फेट, लेकिन वी आर होपिंग कि कोविड भी खत्म हो चुका होगा और फिर बाबर आजम की शादी भी होगी, एंड ही इज अ सुपरस्टार इन पाकिस्तान। तो ये शादी तो फिर ऑब्वियसली एवरीबडी विल वांट टू वॉच एंड सी। सो देयर यू गो, ही इज एंगेज्ड, और अगले साल इंशाल्लाह बाबर आजम की शादी होगी। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात 2 माह के लिए मुलतवी करने की तजवीज़ पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत सख्त बरहम दिखाई देती है। NCOC ने कोरोना के पेश नज़र इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को 2 माह के लिए इंतखाबात मुलतवी करने की तजवीज़ दी है, और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने इंतखाबात मुलतवी करने की तजवीज़ को वफाकी हुकूमत की जानिब से मर्जी के नतायज हासिल करने का हरबा करार दिया है। राजा फारूक हैदर ने क्या कहा, ये देखिए। PTI की जो हुकूमत है पाकिस्तान में, उसकी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अपनी मर्ज़ी के नतायज हासिल करने के लिए उनकी बदाखलत है। 2 माह के लिए कोविड की वजह से ये इलेक्शन मुलतवी किया जाए। हमारे आइन में जो लिखा हुआ है कि अगर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो, जंग लग गई, तो आप इलेक्शन पोस्टपोन कर सकते हैं। अभी तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो सुलह हो गई है। अब इसमें है ही नहीं कोई NCOC है, कोई लिखा हुआ है इधर कि जी ये भी है बीच में, कोई और इदारा भी है बीच में। ये बड़ी तौहीन है आज़ाद कश्मीर के वोटर्स की। इलेक्शन कमीशन को लिखा वो पोस्टपोन करे, वो कैसे करेगा इलेक्शन कमीशन भाई? उसके इख्तियार ही नहीं है। ये इख्तियार सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर की असम्बली को हासिल है। और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के वक्त हुकूमत को कोरोना क्यों याद नहीं आया। दरअसल PTI आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात चोरी करना चाहती है।
मौजूदा हुकूमत को आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में अपनी शिकस्त यकीनी नज़र आ रही है। तो वो लोगों को लोटा बनाने के लिए, उनकी वफादारियाँ तब्दील करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी वफादारियाँ तब्दील करें। अब उन्होंने ये सोचा कि किसी तरह से भी कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल किया जाए कि उनको ज़्यादा वक्त मिल जाए ताकि वो लोगों को वफादारियाँ तब्दील करने पर मजबूर कर सकें। कोविड तो एक बहाना है, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन असल में निशाना है। गिलगित और बल्तिस्तान के जब इंतखाबात हुए थे तो क्या कोविड नहीं था? आज़ाद कश्मीर असम्बली की मुद्दत 29 जुलाई को ख़त्म हो रही है, लेकिन अब तक इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं हो सका है। ये आइन और कानून के साथ साथ आज़ाद कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशात का मामला है, जो संजीदा भी है और हसास भी है। हुकूमत को कोई भी फैसला करते हुए तमाम पहलुओं को सामने रखना पड़ेगा, और इस मामले पर मज़ीद प्रूव करने के लिए, मज़ीद जानने के लिए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ही हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कहिएगा, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और बढ़ने के बायस NCOC ने सिफारिश की है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात 2 माह के लिए मुलतवी कर दिए जाएँ। ये तो एक संजीदा मसला नहीं है आपके ख्याल में? सभी इससे जूझ रहे हैं, आपको इस पर एतराज़ क्यों है? मामला है कि इलेक्शन जो है ना वो पोस्टपोन इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, उसके पास आइन में इजाजत नहीं है उसके पास। वो अपना देखिए, आज़ाद कश्मीर को ये लोकल बॉडी ना समझे ना, ये आपको MCO की मीटिंग है जी, शौकत महमूद साहब ने कर दी, मैंने इतने दिन के लिए कॉलेज बंद कर दिया, मैंने इम्तिहान आगे कर दिया, ऐसे नहीं होता ये। दूसरा ये है कि मैं उसमें यह है कि अगर थोड़ी सी इनको थोड़ी सी अकल होती, सूझबूझ, चूंकि बगैर अकल के है ना ये सारे लोग, ये जो फेडरल कैबिनेट है, इसमें यह था कि ये जो असद उमर साहब पढ़े लिखे आदमी थे, वो वजीर उमूर कश्मीर को लिखते, वजारत उमूर कश्मीर को, जिसके थ्रू हमारे करस्पॉन्डेंस होती रहती है, वो गवर्नमेंट ऑफ एजे को लिखता कि ये NCOC की रिपोर्ट है इलेक्शन के हवाले से, तो आप इसके बारे में आपकी क्या राय है। उसमें फिर हम इलेक्शन कमीशन को बुलाते, हम अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को बुलाते, फिर हमारे लॉ बैठते कि क्या ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। एक ही सूरत है इलेक्शन आगे जाने की कि असेंबली की मुदत बढ़ा दी जाए, यानी वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने उसकी मुदत बढ़ा दी जाए, तब इलेक्शन पोस्टपोन हो सकता है। ऐसा जो है ना कोई कानून जो है ना इजाजत नहीं देता कि वो आप जनरल इलेक्शन को जो है ना वो पोस्टपोन कर दें। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करना, जो उसकी आईनी जिम्मेदारी है, वो इलेक्शन को आगे पीछे नहीं कर सकता। बात आइन की बात है, लोगों के वोट की बात है, ये कोई छोटी सी बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है ये। चलिए, ये तो आपने बड़ी अच्छी तरह वाज़ेह कर दिया कि हाउ यू फील अबाउट दिस। ये ज़रूर बताइएगा कि आपने तहरीक इंसाफ हुकूमत पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि वो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात जीतने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा क्या कर दिया हुकूमत ने? और अगर आपके पास ऐसे शवाहिद हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं जाते? इलेक्शन कमीशन का क्या काम है जी इसमें? ये सियासी मामलात हैं, ये लोगों को, वो तो हम करेंगे ना, वो तो हम जाएंगे स्पीकर को रेफरेंस देंगे, दूसरा करेंगे। आप राष्ट्रीय हुकूमत को क्या मतलब है, क्या समझते हैं ये कोई लोकल पार्टी है कि मैं फलाने पास दौड़ता जाऊंगा, मैं फलाने पास दौड़ता जाऊंगा? तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का जो काम है, अभी तो इलेक्शन शेड्यूल का जब ऐलान होगा तो फिर इलेक्शन कमीशन फोर्स में आएगा, फिर वो जो है ना उसकी जिम्मेदारी की फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना। कैसे होगा पोस्टपोन? ये पोस्टपोन नहीं हो सकता। ये एक ही सूरत है कि असेंबली की मुद्दत बढ़ जाए, वो 2 महीने बढ़ती है, 2 दिन बढ़ती है, 1 दिन बढ़ती है, वही आईनी रास्ता है क्या? लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी, सारी आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी कंसेंसस चाहिए और उसके लिए मतलूबा आपको अक्सरियत चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आप ये क्या नाम है, ये कोई बलदियाती इलेक्शन है या कोई लोकल बॉडीज का ये कंटोनमेंट का इलेक्शन हो रहा है, जो मर्जी है जी आप आगे पीछे कर दें। जी बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर साहब हमारे साथ थे, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात, उनके ख़दशात अपनी जगह, लेकिन कुछ गुस्से में वो दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से ज़रा थोड़ा सा लगता है ना वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट शादियां एंड ऑल दैट। क्योंकि सोच रहा था आपको ये बता मॉर्निंग शो में तो ये ट्रेंड खत्म हो चुका था शायद। ये हम शादियां करा नहीं रहे, हमने कुछ नहीं किया, खबरें ही ऐसे, तो हम क्या कर सकते हैं? क्यों? ये क्या खबर है? ये खबर ये मैं बताती हूँ आपको कि बाबर आजम ऑब्वियसली अगले साल अब शादी कर रहे हैं, तो सबको पता चल गया। लेकिन शादाब खान अपनी शादी के हवाले से परेशान है क्योंकि वो ज्यादा पुरुमीद नहीं है भाई। शादाब का ये कहना है, और ये मैं नहीं कह रही, शादाब का कहना है कि उनके घर
वाले उनकी शादी नहीं करवाते, और भाई क्यों नहीं करवाते उन्होंने खुद ही कह दिया। शादाब भाई क्या हुआ? शादाब खान ने ट्विटर पर आज शादाब एक ट्रेंड आपने देखा होगा कर रहा था, उसके जरिए मद्दाहों के सवालों के जवाब दिए, और शादाब खान के सवाल और जवाब के इस सेशन में एक ऑब्वियसली फैन ने शादाब से पूछा कि आज ये ही बता दें कि शादी कब हो रही है, जो एक सवाल होता है। तो इस सवाल के जवाब में शादाब ने लिखा कि घर वाले शादी नहीं करवाते। यही बस लिख दिया, उसके बाद नो एक्सप्लेनेशन कि क्यों नहीं कराते, अभी नहीं करा रहे, कल को करा देंगे, नथिंग। ही सेड घर वाले शादी नहीं करवाते। वजह तो बताओ ना मेरे भाई शादाब, मेरे भाई। देखिए वी आर नॉट गोइंग टू सिट हियर एंड स्पेकुलेट की वजह क्या होगी, उन्होंने खुद ही कह दिया नहीं करवा रहे। बिल्कुल। तो इसमें एक सेकंड की खामोशी हो गई और सब कह दिया आपने उसमें। आगे बढ़े। तो ये सो यू नो वी आर जस्ट टेलिंग यू दैट। अब हम अजहर अली से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने ये जिक्र किया और हमें ये सब पता चल गया कि बाबर आजम जो हैं वो मंगनी शुदा थे और इंशाल्लाह उनकी शादी हो जाएगी। तो अजहर अली सब कुछ हो गया। अगर शादाब का भी जिक्र छेड़ दे, मेरा ख्याल है कि उनकी बात जो है वो एक मुबारक साबित हो रही है। अच्छा, नाउ यू हैड टू टेल मी समथिंग ज़ुहैब अबाउट कोई। अच्छा, हमारे पाकिस्तानी एक नौजवान ने बड़ा ज़बरदस्त कारनामा किया है, और शहरोज़ उनका नाम है, और उन्होंने 9 उम्री में, यानी 17-18 साल उनकी उम्र है, और 17-18 साल की उम्र में 19 तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया है, और ये पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं, खुश भी नज़र आ रहे हैं, और खुश होना भी चाहिए। पाकिस्तान का नाम जिस तरीके से न्यूज़ जो है ये आपको पता है ना कि अब पूरी टीम्स जाती हैं, और इनके जो टीम लीडर थे नेपाल में, उन्होंने ये खुशखबरी दी कि भंगड़े डाले जा रहे हैं। ये जो है ये जी लाहौर पहुंच के इनकी तस्वीरें हैं। शिरोज काशिफ इनका नाम है। ही इज़ ओनली 19 ईयर्स ओल्ड, और ये एवरेस्ट क्लाइंब करके टॉप पे जाके झंडा गाड़ के वापस भी आ चुके हैं लाहौर शहर। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद जो इनका इस्तकबाल हुआ, ये ढोल, और आपको पता नहीं हमारा एक ट्रेडिशनल स्टाइल है, बड़ी जब खुशी हो और किसी को वेलकम करना हो तो एक स्टाइल होता है, और ये अचीवमेंट तो एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट है। मतलब आप एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को आप सर करके आ रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि अगर राब्ता हो इनसे तो इनको हम स्टूडियो में बुलाएं और उनसे पूछें कि बिल्कुल बनता है, और दैट डिटर्मिनेशन, और वो जो एक हाउ ही डिड इट, मतलब ये बड़ा मुश्किल काम है। ये ले जी बड़ी अच्छी है, उनकी तस्वीर भी आ गई है। तो दिस इज व्हाट आर अब एक मुझे किड्स अच्छा, तो नहीं कहना चाहिए। वैसे एक चीज़ ये कि इससे याद करना चाहिए अली सतपारा, साजिद सतपारा को, और वो जो एक सारा एपिसोड था, क्योंकि वो उन्हीं ने ये किया तो लोगों को पता चला। ये रास्ता बनाया, बिल्कुल जी। तो ये रास्ता बनाया लोगों ने, और फिर उस पर ये चलते गए नौजवान। इसीलिए कहते हैं ना कि आप बशर राह होते हैं नौजवानों के लिए, यंग जनरेशन के लिए। जो कुछ आप छोड़ के जाते हैं लेगेसी अपनी, उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं यंगस्टर्स भी, और इसी तरह फिर मुल्क का नाम रोशन करते हैं। तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, आप क्या कुछ छोड़ के जाते हैं अपने छोटों के लिए। और यही सबक हमने देखा कि अब हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिनान से भी यही सबक हमें मिलता है कि उन्होंने जो लेगेसी छोड़ी है उसको लेकर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत कुछ अभी करने की ज़रूरत है। आई थिंक दे हैव आल्सो स्टार्टेड रियलाइजिंग, हमारे जो यंग लोग हैं, कि हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे ही मुल्क में और इर्द गिर्द हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं और आपको बताएं कि हुकूमत गिराने में नाकामी पर अपोजिशन को वज़ीर आज़म भी ताने दे रहे हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान के 2 रोज़ पुराने बयान का बड़ा चर्चा हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी हुकूमत के पहले 2 साल में ख़राब कारकर्दगी का एतराफ़ किया, और ये भी बताया कि अगर अपोजिशन की नीयत ठीक होती तो हमारी हुकूमत गिराने का सुनहरी मौका था उस वक्त 2 साल पहले। और सुन लें उन्होंने क्या कहा। ये जो इस वक्त ऑपोजिशन फिर ये पीडीएम इकट्ठी हो रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है भाई, इनका जो मकसद है ना, ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर इनका मकसद कौम के लिए हो तो अब तक जितनी मुश्किल हालात से कौम गुजरी है हमारे 2 सालों में, और जो हमारे लिए भी यानी मेरी ज़िंदगी के मुश्किल साल, तो अब तक हमारी गवर्नमेंट गिरा चुके होते हैं। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान को अपोजिशन ने आड़े हाथों लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इस बयान पर क्या कहा, वो भी ज़रा सुनिए। एक्चुअली वो भी हम अभी नहीं सुनाएंगे, हम आगे बात बताते हैं। और अगर सियासी मंजरनामे का जायज़ा लें तो वाकई अपोजिशन आपस की लड़ाई में उलझी हुई है, और हुकूमत के लिए मैदान साफ है, विच इज़ वेरी ट्रू। जितनी हम बातें करते हैं, आपको पता है पीडीएम की बात कर लें, अपोजिशन के लीडर्स की बात कर लें, तो हमें लगता है कि
हुकूमत जो है वो बिल्कुल सही एक पोजीशन में है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पुरएतमाद लहजा जो है वो बता रहा है दैट ही इज़ इन अ वेरी गुड प्लेस। अच्छा जी, मुनीब, बिल्कुल जी, मुनीब फारूक सीनियर तजियाकार उन्होंने हमें ज्वाइन किया। मुनीब, वज़ीर आज़म ने कहा है कि PDM की नीयत या टारगेट ठीक होते तो वो हुकूमत गिरा चुके होते, ये उनके अपने अल्फाज हैं, तो उनके पास बड़ा मौका था, ये उनका कहना है वज़ीर आज़म का। तो इसका मतलब ये लिया जाए कि वो मौका अब निकल गया हाथ से, इसे वज़ीर आज़म का इजहार एतमाद समझा जाए, आप इसको किस टेंस में लेंगे? देखिए, वज़ीर आज़म साहब अगर ये बात कह रहे हैं तो एतमाद इंसान के अंदर तभी आता है, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपके पास कुछ फैक्ट्स ऐसे मौजूद हों जो कि आपको रीअश्योरेंस दें या रीअश्योर करें कि जो कुछ हो रहा है वो आपके हक़ में हो रहा है। PDM की नीयत ठीक थी या नहीं ठीक थी, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि किसी और की नीयत ख़राब नहीं थी, इसलिए हुकूमत अपने पैरों पर खड़ी है, कायम है, और एज़ वी स्पीक PDM के अंदर ये ताकत इस वक्त मौजूद नहीं है कि वो इस हुकूमत का कुछ बिगाड़ सके। वक्त निकल गया PDM के लिए, जहाँ वक्त शायद उनके पास मेरे तज्ज़िये के मुताबिक तो कभी ऐसा था ही नहीं, उनके पास वो रिक्विजिट सपोर्ट नहीं थी जिसके तहत वो इस हुकूमत को घर भेज सकते, लिहाजा शोर शराबा बहुत था। बाई इलेक्शंस के अंदर कामयाबी PDM ने समेटी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने जो इंतखाबी ताकत है उसका मुजाहरा किया, लेकिन इसके अलावा ना PDM के अंदर अपने इंसेप्शन के वक्त यानी बनते वक्त कुछ ऐसा ताकत मौजूद थी कि वह हुकूमत को गिरा सकती, ना ही अब है। अच्छा मुनीब, ये कहिएगा, वज़ीर आज़म ये ना भी कहते तो अपोजिशन की इस वक्त हालत ऐसी तो है नहीं कि ये मिलकर हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सकेंगे, तो इसमें कसूरवार पीपल्स पार्टी को कहने वाले भी ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की वजह से ऐसा हुआ, मोमेंटम ख़त्म हो गया, और मुस्लिम लीग नून को भी कसूरवार ठहराते हैं बहुत से लोग। आप किसका कसूर इसमें देखते हैं कि PDM वो अपने मकासद हासिल नहीं कर सकी? अगर आप चीज़ों को लॉजिकली देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। उनके पास सिंध की हुकूमत है, वो सियासी तौर पर वहाँ पर इंट्रेंच्ड हैं, उनको एक जो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैसियत थी वो कम हुई है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सिकुड़ कर सिंध तक रह गई है और वो उनका ब्रीडिंग ग्राउंड है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इस फेवर में नहीं थी कि वो जब भी मौका आए या किसी भी वक्त वो इस्तीफ़े दे दें और ऑल आउट बाहर निकल जाएं और इदारों के साथ लड़ पड़ें और उलझ पड़ें, जिस तरह से ख़ास तौर पर PDM के अंदर PMLN ने शुरू में अपना बयानिया रखा। लिहाजा पीपल्स पार्टी तो कभी भी PDM के अंदर उस तरह की मुज़ाहमत की हामी थी ही नहीं। तो पीपल्स पार्टी अपनी तरह की सियासत कर रही थी, वो शायद एक बड़े लॉन्ग टर्म किस्म के रिफॉर्म्स या कुछ हालात में तब्दीली चाहती थी, जबकि जो बाकी जमातें हैं उनका स्टेक पर कुछ नहीं था, हुकूमत में नहीं थे, वो चाहते थे कि हुकूमत फौरी तौर पर गिरे, लिहाजा वो ख़ुद को इस जो पावर का सैडल है इसके अंदर ला सकें। लेकिन कसूरवार आप किसी एक को नहीं ठहरा सकते। पीपल्स पार्टी के अपने इश्यूज़ थे, PMLN के अपने थे, मौलाना की अपना एक पर्सनल वेंडेटा है अगेंस्ट PTI और इमरान खान साहब। सो PDM ना आज इस पोजीशन में है, जैसे मैंने पहले कहा, ना पहले इस पोजीशन में थी कि वो इस हुकूमत का कुछ बिगाड़ सके। अच्छा फाइनली जी मुनीब, फाइनली ये भी बताइएगा कि इन तमाम तर बातों के बावजूद ये अब भी हकीकत है कि मार्जिन कम है, जहांगीर तरीन ग्रुप भी सामने ही खड़ा है, हुकूमत के लिए बजट पास कराना एक काफ़ी इशू बन सकता है, आपको लग रहा है ये ऐसा भी हो सकता है? देखिए ये बात कुछ, अब देखिए ये बात ऐसी है जो कि हम स्टेटिस्टिक्स की बुनियाद पर या फैक्ट्स की बुनियाद पर कर सकते हैं। जहांगीर तरीन साहब का पार्लिमानी ग्रुप, उनके साथ जो लोग मौजूद हैं वो एक हकीकत है, वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, MNAs भी हैं, MPs भी हैं, उनकी अपनी हकीकत है और वो चाहें तो बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं इस हुकूमत का। लेकिन क्या जहांगीर तरीन साहब इस सूरत हाल में, आज की सूरत हाल में बग़ैर किसी सलाह मशवरे के और किसी कारामद मशवरे के वाकई चाहेंगे कि इमरान खान साहब की हुकूमत को ऐसे गिरा दिया जाए? मेरा नहीं ख्याल। मेरे तज्ज़िये के मुताबिक तो ये है, या मेरी जो मैं एनालिसिस कर पाया हूँ कि जहांगीर तरीन साहब एक ज़हीन आदमी है और वो अपनी जो भी इंतखाबी या सियासी ताकत है उनके ग्रुप की, उसका इस्तेमाल वो किसी मुनासिब वक्त पर करेंगे, कम से कम अभी नहीं करेंगे। अपोजिशन शोर ज़रूर मचाएगी, टफ़ टाइम देगी, लेकिन
शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुकूमत का बजट फेल होगा। हुकूमत ये बजट किसी भी तरह से पास करा लेगी। अगर अपोजिशन एब्सटेन ही कर जाती है और नहीं आती, तब भी हुकूमत बजट पास करवा लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक फॉर पुटिंग थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव देयर। अच्छा जी, अब जल्दी से एक और बात कर लें और उसके बाद फिर हमारा पहला घंटा ऑफ जियो पाकिस्तान विल कम टू एन एंड। लेकिन आज जी वर्ल्ड पेरेंट्स डे है और हम मदर्स डे मनाते हैं, हम फादर्स डे मनाते हैं, लेकिन बच्चों की तरफ से पेरेंट्स को भी एक खराज तहसीन पेश करना चाहिए और रिकग्नाइज करने का ये दिन है कि पेरेंट्स कितनी सेक्रीफाइसेस करते हैं। ये कभी कभार हम ऑनेस्टली बैठ के ये रियलाइज़ नहीं करते। व्हेन यू आर मच ओल्डर यू रियलाइज़ कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, अच्छी मेमोरीज प्रोवाइड करने के लिए, अच्छा एनवायरनमेंट एक देने की पूरी सर तोड़ कोशिश करते हैं और खुद कितना गवाते हैं, खुद कितना लेट गो करते हैं ओनली बिकॉज़ पर हमें सोचने की उनके ज़रूरत बच्चे है। जो हैं और सारी ज़िंदगी अपनी वक्फ कर देने वाले वालिदैन को आप थोड़ा सा सोचें बैठकर कि वो क्या कुछ आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो फरमाइशें करते ही जाते हैं। खत्म ही नहीं होती हैं। अभी तक हमारी हम अभी तक बच्चे ये भी अपने माँ सोचना बाप चाहिए कि क्या ये फरमाइशें जो हम कर रहे हैं ये पूरी कर भी सकते हैं वालिदैन या नहीं। अप्रिशिएट योर पेरेंट्स टुडे, क्योंकि आज उनका दिन है। गली में जाके ऐसे तो जरूर इतनी यादें आ गई एकदम से कि रुका नहीं गया। हाँ जी, आगे और कोई वो याद देना है, क्या था, दोस्तों से पैसे, वो लेना दोस्तों से पैसे उधार, वो अभी तक। अच्छा चलें जी, अब कह दिया है कि दोस्तों से उधार भी लिया जाता है। होप वो उधार सारे वापस हो चुके हो, कुछ किया जाता रहा है, सोचो मत। इसके बारे में भी हम आज ज़ुहैब से कहेंगे, जब हमारे सिंगर भी आ रहे होंगे ना, कि कोई एक डुएट हो जाए, क्या ख्याल है। तो उससे पहले जी कोविड के हवाले से आपको अपडेट्स दे दें और आपको बताएं कि कोरोना वबा के खात्मे के लिए मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल जो है वो जारी है। 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया गया है। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के वैक्सीनेशन भी 3 जून से शुरू कर दी जाएगी, लेकिन आप रजिस्टर कर सकते हैं। अभी वैक्सीनेशन के अमल में आवाम ने भी दिलचस्पी खाना शुरू कर दिए, विच इज सो गुड। आपको याद है ना कि शुरू में कितने मनाना पड़ रहा था। अब तो बड़े लाइनें लगी होती हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स में। अगर आप देखें एनसीओसी के मुताबिक अब तक 70 लाख से ज़ायद अफराद को वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। सरबराह एनसीओसी असद उमर का कहना है कि इस साल के आखिर तक 7 करोड़ वैक्सीनेशन लगाने का हदफ है। हमारे जो इस वक्त की अदादोशुमार हैं उसमें कुछ 70 लाख से ज़्यादा हमारी वैक्सीनेशन की जा चुकी हैं। इसमें कोई 52-53 लाख लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। लेकिन हमने पहुंचना कहाँ है? हम इस साल के आखिर में तो पहुंचना चाहते हैं 7 करोड़ के हदफ तक पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ख़ास तौर पे हमारा हदफ ये है कि ये जून और जुलाई के महीने में बकरा ईद आने से पहले हम चाहते हैं कि हमारी इतनी वैक्सीनेशन हो जाए और उस सतह के ऊपर हम पहुंच जाए जिसके ऊपर हमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बंदिशें ना लगानी पड़े, जिस तरीके से हमें ईद उल फितर के ऊपर करना पड़ा था। कोरोना पाबंदियों से छुटकारा और मामूलात ज़िंदगी की बहाली के लिए वैक्सीनेशन ही वाहिद हल है। आलमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक कोरोना के मुकम्मल खात्मे के लिए 70% आबादी की वैक्सीनेशन लाजमी है। हुकूमत को यकीनी बनाना होगा कि वैक्सीन आने का सिलसिला जारी रहे। फाइज़र वैक्सीन की 1 लाख डोज की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच चुकी है। वजारत सेहत ने फाइज़र की मज़ीद 10 लाख डोज ख़रीदने का इरादा भी जाहिर किया है। ज़बरदस्त। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहिबा, आपसे हम अपडेट्स लेते रहे हैं थ्रू आउट दिस कोविड टाइम्स और बड़ा अच्छा आप हमें समझाती भी रही हैं कि हम किस स्टेज पे हैं। ये बताइएगा कि हुकूमत ने बता दिया कि इस साल के आखिर तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीनेशन कर दी जाएगी इंशाल्लाह। तो क्या इतनी तादाद में वैक्सीन्स का बंदोबस्त हो चुका है? ख़रीदारी और इमदाद दोनों तरीक़ों से 14 करोड़ वैक्सीन्स आ जाएंगी, आ चुकी हैं, मरहला शुरू हो गया है? जी बिल्कुल। देखें, ये वैक्सीन जो है ये ज़ाहिर कंसाइनमेंट्स में आएगी, क्योंकि इसके लिए स्टोरेज का भी इंतज़ाम करना पड़ता है और चूँकि इनमें से कुछ टेम्परेचर स्पेसिफिक भी होती हैं और उसके अलावा इसकी शेल्फ लाइफ भी होती है कि ये आती जाए और लोगों को लगती जाए। इसलिए इकट्ठी तो नहीं, ये कंसाइनमेंट्स में आएगी। और जून और जुलाई के महीने में 2 करोड़ वैक्सीन जो है उसका बंदोबस्त हो गया है, वो फाइनलाइज हो गई है। वो इंशाल्लाह 2 करोड़ डोजेस जो हैं ये हमें आने वाले 2 महीने में मिल जाएंगी और उसके बाद फिर बाकी महीनों में जो है इंशाल्लाह ताला उसी तनासुब से आती जाएंगी कि जितनी इस्तेमाल होती जाए। और दिसंबर तक
तक हमने ये टारगेट अपना पूरा करना है और उसके लिए बंदोबस्त किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, अगर ये सब मुमकिन हो भी जाए तो 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लग भी जाए तो आलमी इदारा बराए सेहत के तय करदा मयार से कम है, हम कोरोना से फिर भी सेफ नहीं होंगे। इस पर हुकूमत को तशवीश नहीं है किसी बात की? नहीं, देखें जी, इस वक्त हमने अपने 18 साल से बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनकी हमने 70% आबादी को कवर करना है, 65-70%। तो फिर हम एक सेफ जोन में आ जाते हैं जिसमें इसका फैलाव डेफिनेटली जो है वो रुक जाता है। मगर ये कोई दिसंबर में ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, उसके बाद भी ये ऑन गोइंग होगा और मजीद लोगों को भी लगती जाएगी। मगर दिसंबर तक 7 करोड़ का हदफ है, उसके आने वाले महीनों में इससे मजीद लोगों को भी लगाई जाएगी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक सवाल ये भी आ रहा है कि फाइज़र वैक्सीन की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान को मिलने वाली है। ये वैक्सीन किन लोगों को लगेगी और कब से लगेगी, इसका क्या फ़ैसला किया गया है? बिकॉज ये बड़ी एक प्रेफर्ड जो आउट ऑफ ऑल द लॉट ऑफ वैक्सीन्स फाइज़र बड़ी प्रेफर की जा रही है। देखिए, अभी इसके बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया गया, मगर मैं आपको ये बता सकती हूँ क्योंकि फाइजर की वैक्सीन जो है वो -70 के ऊपर स्टोर करते हैं, तो -70 की ये जो अल्ट्रा कोल्ड चेन है वो शायद बहुत ज़्यादा जगहों पर हमारे पास अभी हो, तो ये जिस जगह पे अल्ट्रा कोल्ड चेन अवेलेबल होगी और वो बहुत लिमिटेड जगह हैं पाकिस्तान में, तो अभी उसके बारे में वर्किंग हो रही है। इंशाल्लाह ताला ये पहुँचेगी लोगों तक, मगर वो ये मैं आपको कह सकती हूँ कि उसकी लिमिटेड यूज़ होगा क्योंकि वो अल्ट्रा कोल्ड चेन जो है वो हर जगह पर पॉसिबल नहीं होगा इसको पहुँचाना। जी, तो ये आहिस्ता प्रोसेस चल रहा है। ये खुशी की बात है कि अब लोग लगवा रहे हैं वैक्सीन, और यहाँ कराची में भी अगर आप देखें तो एक्सपो सेंटर में 24 घंटे वैक्सीन लगने का सिलसिला जारी है। भाई बॉटम लाइन ये है कि जिस चीज़ की तारीफ़ करनी चाहिए, जो बनती है वो करनी डेफिनेटली चाहिए, तो लिहाजा हमारा जो ये वैक्सीनेशन का अमल है, ऑफ कोर्स लोगों की वजह तरफ से थोड़ी सी रिलक्टेंस थी इनिशियली, और हम बहुत बातें करते थे। बहुत से बड़े बड़े नाम जो हैं, इन्फ्लुएंसर्स आप कह लें, लोग जिनको लुकअप टू करते हैं, उन्होंने लगवाना शुरू की और एक रुझान जो है वो बना कि इट इज़ सेफ टू गेट इट डन। आई फील कि पाकिस्तान ने बड़ा ही अच्छा काम किया है वैक्सीनेशन, और खासतौर पे स्केप्टिसिज्म थी शुरू में कि जी ये मुफ्त लगेगी, किस तरह लगेगी। हमारे भी ये सवाल होते थे डॉक्टर नौशीन वगैरह से जो हम बातें कर रहे होते थे, कैसे आएगी, खरीदी जाएगी, क्यों नहीं खरीदी जाएगी, और फिर एक ये टेंशन होती थी कि जी पूरी आवाम को लगनी है। अब जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो कर लेंगे, जो नहीं कर सकते उनका क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड, हर कोई जो कर सकता है, मतलब आपको सिर्फ इतना करना है कि आपने अपने आप को रजिस्टर करना है 1166 एंड जस्ट गो टू एनी सेंटर एंड गेट इट डन। और जितनी भी वैक्सीन लग रही है, ये जितनी भी वैक्सीन लग रही है पाकिस्तान में, तो इसके बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं कि इसको अप्रूव नहीं किया जाएगा, और ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। वक्त के साथ साथ जितनी भी वैक्सीन लग रही हैं ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, और इनको अभी नहीं तो थोड़े अरसे बाद इसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा। तो मैं तो ये समझता हूँ, और ये खबरें जैसे जैसे आएंगी आगे तो आपको पता चलता जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा है कि कुछ वैक्सीन के बारे में वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, मतलब ये तो अब अपने पल्ले बांध लें, वरना आप फिर आगे पूरी दुनिया की यही चीज़ है, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, और वो नहीं मूव फॉरवर्ड होंगे जब तक हम सारे वैक्सीनेटेड नहीं होंगे ग्लोबली। अच्छा जी, मूविंग ऑन, और थोड़ी सी फिर और बात कर लेते हैं, व्हाई नॉट। तो पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन के बकिया मैचेस का आगाज़ अबू धाबी में होने जा रहा है। कई खिलाड़ी अबू धाबी पहुंचने के बाद क्वारंटाइन में हैं, जो कि यकीनन एक मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि हमने खुद भी बड़ा किया है, तो लिहाजा ऑल ऑफ अस नो। पेशावर ज़ल्मी के ओपनर इमामुल हक ने गुज़िश्ता शब इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की जो कि वीडियो कॉल का एक स्क्रीन शॉट है, और इसमें इमाम समेत वहाब रियाज, इमाद वसीम, बाबर आजम और शोएब मलिक मौजूद है। ऑब्वियसली वो स्क्रीन पे इसी तरह ही बातें कर सकते हैं। आपको पता है आजकल वैसे तो घर घर की यही कहानी है, कितने ऐप्स हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था, हम सारों ने डाउनलोड किए, और फैमिली से इसी तरह मुलाकातें हो रही होती हैं। तो दिस इज़ इंटरेस्टिंग, आई कैन ओनली इमेजिन कि क्या गपशप हो रही होगी इधर। और इमामुल हक ने कैप्शन में लिखा, एक दूसरे से नज़दीक होने के बावजूद हम बहुत दूर हैं। जी, कुछ ऐसी तो कोई गाने भी होते हैं इसके बिल्कुल बिल्कुल। का कुछ तो एक फ्लोर पर है, लेकिन मुलाकात नहीं कर सकते। और एक दफ़ा उन्होंने कोशिश की थी जिसका बड़ा बैकलैश आया था, तो इमाम ज़्यादा ओवर कॉशियस है अब इस मामले को लेकर। अच्छा, अब खुद को वीडियो कॉल से एंटरटेन कर लेते हैं, उन्होंने कहा, ताकि आपको आने वाले दिनों में ग्राउंड में एंटरटेन कर सकें। तो ये एक तरीका, इंसान तरीके निकालता रहता है, ज़रूरत इजाद की बात। ये देखें, अब अपने कमरों में और कॉरिडोर्स में, गैलरीज में भी वसीम अकरम पुट अप अ व्यू फ्रॉम हिज होटल विंडो
लो, उन्होंने बालकनी से एक व्यू लिखा था। अभी देखिए बाबर आजम अपने रूम में कर रहे हैं बिल्कुल। सो इट वाज अ वेरी नाइस व्यू, अच्छा होटल है इनका, अच्छा से समुद्र भी नजर आ रहा है। और अगर फंस ही गए हैं और अब क्वारंटाइन में करना ही है, दैट इज जस्ट द वे। अब आप देखें ना कि ये जब ये मोबाइल फोन नहीं था तो आपको याद है डीसी पेजर एक आता था। हाँ, पेजर, व्हाट इज योर पेजर नंबर, उसमें सिर्फ मैसेज आप कर सकते हैं। तो ये कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप मुख्तलिफ हालात वाक़यात पेश करते जाते हैं तो उसके हिसाब से अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर आती जाती है। अब कमरे में जो है वो एक्सरसाइज हो रही है और पूरी एक्सरसाइज पूरी होनी चाहिए, सो दैट इज वेरी गुड। और पूरी तैयारी पक्की है और कुछ दिनों में ऑफ कोर्स वी विल बी सीइंग देम इन द स्टेडियम्स। अच्छा जी, अच्छा कभी कभार ये होता है ना कि कुछ चीज़ें कुछ ऐसे नामों के साथ एसोसिएट हो जाती हैं कि डिस्क्रिमिनेशन सी हो जाती है। आपको पता है कि वायरसेस की अगर हम बात कर लें तो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट, ब्राज़ीलियन वेरिएंट, तो बड़ी इंडिया ने काफ़ी एहतजाज भी इस बात पे किया कि भारतीय वेरिएंट वगैरह। तो लिहाजा हुआ ये है कि जी आलमी इदारा सेहत का कोरोना की इकसाम के नामों के लिए यूनानी हरूफ का ऐलान कर दिया गया है। तो लिहाजा अब जैसे कि फॉर इंस्टेंस साउथ अफ्रीकन वेरिएंट ऑफ कोविड अगर जो होगा उसको बीटा कहा जाएगा, और जैसे यूके वेरिएंट जो कि आपको पता है पंजाब में इस वक्त फैला ही हुआ था, जब फैला हुआ था तो उसको अल्फा नाम दिया गया है। भारतीय वेरिएंट जिसका काफ़ी डर है और एक केस सुना है कि पाकिस्तान में डिटेक्ट जो है वो कर भी लिया गया, उसको डेल्टा कहा जा रहा है। ब्राज़ीलियन वेरिएंट ऑफ कोविड जो है उसको गामा कहा जा रहा है। तो ये इन नामों से, एंड ये बाय द वे इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट दे हैव डन, क्योंकि बड़ा डिस्क्रिमिनेशन किस्म की होती है और अल्फा और डेल्टा गामा। खास तौर पे अगर बात कर रहे हो कि जी ये ज़्यादा तेज़ी से लगती है या फिर ज़्यादा ख़तरनाक है और उसमें फिर उस मुल्क का भी नाम आ जाए कि भारतीय वेरिएंट ज़्यादा ख़तरनाक है, तो लगता है पूरा भारत ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये हमारी तरफ भी हो सकता है अगर पाकिस्तानी वेरिएंट हो, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। कहने का मतलब है इनके अपने यूनानी नाम जो हैं वो होने चाहिए ताकि कोई मुल्क जो है वो, और एक वक्त ऐसा आए मैं कहता हूँ कि ये अल्फा डेल्टा और ये गामा शामा भी खत्म हो जाए, सब कुछ ही खत्म हो जाए तो क्या ही बात है। लेकिन आपको सारे अपने नेबरिंग कंट्री का बता दें, क्योंकि आपको पता है कि हमने खौफ हमें भी बहुत ज़्यादा तब आया जब हमने देखा कि सेकेंड वेव जो थी इंडिया में वो इतनी बुरी होगी कि इट बिकेम अ ग्लोबल स्टोरी। आपको पता है कि 3 लाख लोग मुतासर हो रहे थे पर डे, इतने लोग जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग पर डे मर रहे हैं इस वजह से। तो लिहाजा अब उनके नंबर्स थोड़े से कम हुए हैं, थोड़े से, लेकिन अभी भी हज़ारों की बात हो रही है। अगर 24 होने पे भी आप बताएं कि डेथ टोल उनका अगर एक दिन की बात हो रही हो, 24 आवर्स की बात हो रही हो, तो उसमें 2795 ऑलमोस्ट 2800 लोग जो हैं वो 24 घंटों में जो है वो कोविड की वजह से बिल्कुल जिंदगी की बाजी हार गए। और न्यू केसेस हो रहे हैं मेरे ख्याल से 1.5 लाख कुछ, यानी कम हुआ है रेशो। बिल्कुल जी, नई केसेस जो हैं वो 1,27,000 हैं इन 24 आवर्स। तो वहाँ अभी भी बहुत बुरा हाल है, लेकिन जो था उससे बेहतर हो गया। तो लिहाजा हम दोबारा से यही कहेंगे, वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, मतलब दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। पूरी दुनिया, अब तो आपको पता है कि बहुत सी दुनिया में मुल्क हैं जो कि पब्लिक के लिए खुल भी गए हैं पब्लिक स्पेसेस में, बिकॉज वैक्सीनेशंस जो हैं वो काफ़ी जो हैं वो हो भी गई हैं। तो लिहाजा प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर करवाएं, उससे ना डरें। तो और कोई आपने बात करनी है? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वक्त है हमारे पास। कहते हैं कि जब क्या कहते हैं ये बताएं। जब ऊपर वाला देने को आता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। ओके, बिल्कुल सही। ये अच्छा, मैंने पहले ये बात की थी, आपको याद है ना कि बड़ी मछलियां पकड़ी जा रही हैं। हाँ। हर बात के पीछे मेरी एक बात होती है। आप देखें कि जीवनी में उसके समंदर में मकामी माहीगीर पर पूरा ये उतरता है ये सारा मामला। उनके हाथ 48 किलो वजनी ये सोआ नामी मछली लगी है जो 86,40,000 रुपए में 86,40,000 रुपए में फरोख्त हुई है ये। तो ये बड़ी मछली है जी। तो मतलब अब यकीन नहीं आ रहा आपको? नहीं, तो इस मछली का व्हाट्स द नायाब बात अबाउट? नायाब बात यही है कि अब ये नायाब जो लोग जानते हैं मछेरे हैं और उनको मतलब क्योंकि रिसर्च है तो ये अब 86 लाख में बिकी है तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं, ट्यूना फिश तो है, नहीं ये असल में सुबह अब इसको देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी कि ट्यूना फिश भी इतनी महंगी नहीं होती। 86 लाख जो है ना ये इट्स अ बिग रकम, तो वजन ज्यादा है या फिर बारह, लेकिन ये कि बड़ी मछली पकड़ी गई है। बड़ी मछली तो ये मैंने वैसे बहुत ही डीपर बड़ी मछलियां पकड़ी जा रही हैं और बड़ी मछली ये पकड़ी गई है। आगे देखते हैं कितनी बड़ी मछलियां पकड़ी जाती हैं। तब तक कल मिलेंगे। ओके, ऐसे प्लीज फॉलो करें।